प्रिय लियाफियन बंधु, कुछ दिन पहले एक मुझे अनैतिक एवं असंवैधानिक समूह के तथाकथित अध्यक्ष हमारे प्रिय बड़े भाई रणवीर शर्मा जी का एक वीडियो पोस्ट मिला, जिसको देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। वास्तव में मैं रणवीर शर्मा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई के तरीके से सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला, ये मुझे निश्चित रूप से बहुत आत्मिक कष्ट हुआ। वो स्वयं जानते हैं कि 2010 से मेरे और श्री एच.एम. जैन के बीच में गहरे मतभेद रहे हैं, और मतभेद रहने का कारण एकमात्र था कि मैं अभिकर्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ना चाहता था। फेडरेशन में मैंने इसलिए पद ग्रहण किया था क्योंकि मुझे अभिकर्ताओं के जो भी हालात हैं उससे उनको बाहर निकालने के लिए एक संघर्ष का मेरे अंदर जिद था, और उसको लेकर मैंने संगठन ज्वाइन किया था। 2010 से लगातार उनकी रीति नीति और उनके काम करने के तरीकों से गहरे मतभेद के चलते हमारे उनमें बहुत सारे पत्राचार और बहुत सारे विवाद रहे। हमारा ये मानना था कि अपने व्यक्तिगत व्यावसायिक हित के लिए हम संगठन का या अभिकर्ता आंदोलन को बलि नहीं चढ़ा सकते। आप जानते हैं, एक लंबे समय तक चेयरमैन क्लब कन्वेंशन में हो या कोई और दूसरे फेडरेशन के कार्यक्रम हो, वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष अपनी किताबें बेचा करता था। अपनी केवल अपने व्यावसायिक दृष्टि से ही उसका पूरा कार्य होता था, और इसका प्रमाण है 2014 के पीछे 23 सालों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए कि उन 23 सालों में क्या हासिल हुआ अभिकर्ताओं के हित के लिए, और 2014 के बाद आज तक अभिकर्ताओं के हितों के लिए क्या हासिल हुआ। मेरे सिलीगुड़ी में चुनाव जीतने के बाद श्री रणवीर शर्मा जी कहते हैं कि मिस्टर जैन अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण चुनाव नहीं लड़े, जबकि सत्यता यह है कि रात में 2 बजे तक होटल में संघर्ष चलता रहा, और सारे नेताओं ने, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी जोनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज या और सारे नेता हैं, उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर जैन साहब आप चुनाव लड़ते हो तो आपको चुनाव हरा दिया जाएगा। और इसलिए जब नॉमिनेशन हुआ तब उन्होंने अपना नॉमिनेशन तक दाखिल नहीं किया। शर्मा जी आपको वो सेक्रेटरी जनरल बनाना चाहते थे, लेकिन उनमें और गजपति राव में भी गहरा मतभेद था, और यही कारण है कि जब नॉमिनेशन हो गया तो गजपति राव ने ये बहाना बनाया है या सच्चाई है, जो भी हो मुझे नहीं मालूम, कि वो बीमार हो गए, जैन साहब अस्पताल गए, मैं भी उसमें था। खूब मनाया गया कि वो अपना पर्चा वापस ले लें, लेकिन उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। आपने अपना पर्चा दाखिल किया, टेक्निकल कारणों से आपका पर्चा निरस्त हुआ और आप चुनाव नहीं लड़ पाए। बावजूद इसके संगठन एक रहे, सब लोगों की शक्तियों का, सब लोगों के अनुभवों का लाभ संगठन को मिले। हमने आपको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, और हम आपके अनुभव का लाभ लेना चाहते थे। जब 13 जुलाई 2016 को ऑफिस बियरर की मीटिंग थी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में थे, आपको बार बार फोन किया गया, लेकिन आप उस मीटिंग में नहीं आए, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें सबसे बड़ा मूल कारण जो था, मैं आपको उन मूल कारणों को बताना चाहता हूं। ये 2003 का इसी मीटिंग का निर्णय है, जिसमें ये पत्र लगा हुआ है मेरा, जिसको मैंने जैन साहब को भेजा था। ये आप लोग देख सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि लाइफ फंड का एक भी पैसा उपयोग नहीं होगा। आप फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन हुआ यहीं पे। ये 9,75,000 मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जैन साहब का पत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि 9,75,000 रुपये लाइफ फंड का खर्च हो गया। अगर खर्च हो गया तो ये लियाफी के 2014 के पहले किसी भी बैलेंस शीट में इस राशि का कहीं भी
वो होना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं दिखाया गया। ये नीचे पीले उसमें लिखा गया है, जिसमें जैन साहब कहते हैं कि नवंबर 2014 के बाद जो भी लाइफ फंड आया उसका आता पता नहीं है। जब 2016 में मैंने बार बार ये कहा सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोगों को उस समय कि भाई ये पैसे कहाँ गए, तब पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन का आरोप लगने लगा। श्रीमान जी, अगर आप में साहस होता तो आप ये स्वीकार करते कि 35,25,000 रुपए का लाइफ फंड सबसे पहले जो नई चुनी हुई कमेटी है, विधिवत देश के अभिकर्ताओं ने जिस कमेटी को चुना, निर्विरोध चुना, उस कमेटी के पास 35,25,000 रुपए का लाइफ फंड सबसे पहले ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय आईडीबीआई बैंक में 3,83,836 रुपए थे। मैंने उस समय मुंबई वाले साहब को कहा कि भाई अब अक्टूबर के बाद आप कोई भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन उस पैसे को इन लोगों ने क्या किया आज तक नहीं मालूम। मैं प्रेसिडेंट था, मुझे भी मालूम होना चाहिए कि उस पैसे का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ। इसके अलावा 1,72,694 रुपए और आईडीबीआई बैंक में था, सॉरी 1,72,694 रुपए नॉर्थ सेंट्रल जोन आगरा डिवीजन के पास था, जिसको इन्होंने लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ है उस समय की बैलेंस शीट में। तो ये 1,92,694 किस एप्रोप्रिएशन, किस मिस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं आप फाइनेंशियल? ये आगरा मंडल में कैसे पहुंच गया फेडरेशन का पैसा? ये अपने आप में एक सवाल है। और जब हमने ये कहा कि भाई चाहे लाइफ फंड हो, चाहे जो भी हो, इसको पारदर्शी बनाया जाए, इसको हम लोग क्यों ना वेबसाइट पे रखें, बनारस का इसी मीटिंग तय हुआ, उसको बहाना बना के संगठन को तोड़ने का काम किया। और संगठन को उन्हीं लोगों ने तोड़ा जिन्होंने 1996 में संगठन का विभाजन किया था। आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप कहते हैं कि विशाखापट्टनम सेंट्रल सेक्रेटरीट की मीटिंग हुई और उसमें शुक्ला जी के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और आपको अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने वाले कौन थे? एचएम जैन की हैसियत से वहां पे गए थे, एसपी बागची की हैसियत से सेंट्रल सेक्रेटरीट की मीटिंग में गए थे, आपके हैसियत से सेंट्रल सेक्रेटरीट की मीटिंग में गए थे। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और कई वेस्टर्न जोन, यहां के पदाधिकारियों को क्यों नहीं बुलाया गया था? आप झूठ बोल रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप भी झूठ बोलेंगे। अभी आप भली भांति ये जानते हैं कि विशाखापट्टनम की मीटिंग मुझसे गुप्त रखी गई थी। यहां तक कि जब आप लोग रास्ते में थे तब भी हमारी आपसे बात हुई थी। आप ब्रजमंडल में रहते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप में साहस है, भगवान, चलिए आप और हम दोनों लोग चलते हैं भगवान राधे कृष्ण के मंदिर में, भगवान कृष्ण को राजी और साक्षी मान के आप शपथ लीजिए। मैं भी कसम लेता हूं। मुझे बुलाया गया था, आपको ये मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि हमको सूचना तक नहीं दी गई थी। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि आप लोग जाके कोई ऐसा गड़बड़ काम मत करिएगा जो बाद में फेडरेशन को नुकसान पहुंचाए। बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम है। आप यहां झूठ बोल रहे हैं, बहुत गलत है। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। मैं आपको हमेशा बड़े भाई का दर्जा किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 2016 के बाद इतना सारा विवाद हुआ, मैंने कभी भी आपका नाम लिया नहीं किसी भी संगठन उस पे स्टेज पे। लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आपके अगेंस्ट में बात करूं। आप किसकी बात करते हैं? पूरी जिंदगी आपने केवल एक व्यक्ति के हित के लिए काम किया है। जब ये है जेबीटी का ट्रस्ट डीड, श्रीमान जी 11 ट्रस्टी थे, अभिकर्ताओं का पैसा लगा हुआ था उसमें। यह था कि अभिकर्ता हुई उसमें ट्रस्टी होंगे। आज एक परिवार के लोग मात्र ट्रस्टी हो गए, मात्र 1-2 लोगों को छोड़ के, बाकी सब लोगों को उससे आउट कर दिया गया।
क्यों? आखिर आपका ऐसा कौन सा हित है जो एक व्यक्ति के अगेंस्ट में आप बात नहीं कर सकते हैं? उसकी हर गलत चीज को आपने हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और अगर इतना ही सारा ताकतवर था, इतनी सच्चाई थी, तो जिन लोगों ने 23 सालों तक शासन किया, फेडरेशन के उस पर राज किया, आखिर क्या कारण था कि जयपुर में मात्र 700-800 लोगों के साथ में जीसी करनी पड़ी और भोपाल की जीसी ऐतिहासिक हुई? आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने 23, 24, 25 सालों तक फेडरेशन में अपना वर्चस्व बना के रखा, उनके साथ लोग नहीं हैं, और आज लाखों अभिकर्ताओं का प्यार डीएस शुक्ला को मिल रहा है? ये आप लोगों को अखरता है? आप फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। सारा पैसा विशाखापट्टनम में जाता था, मेरे पास नहीं आता था। हाँ, जब मिस्टर जैन का पत्र मेरे पास आया कि नवंबर के बाद कोई भी पैसा लाइफ फंड का पता ही नहीं है, जिसको मैं आपको ये बार बार दिखा रहा हूं, ये उन्हीं का पत्र है, मैं नहीं वो करा, अंतिम पैरा को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिख रहे हैं कि नवंबर के बाद लाइफ फंड का पैसा कहाँ गया, लाइफ पैटर्न मेंबर का पैसा कहाँ गया। तब मैंने स्पष्ट मना कर दिया, और खास करके सेंट्रल जोन से, कि लाइफ फंड का एक भी पैसा वहां नहीं जाएगा, बल्कि भोपाल में एफडी बनेगी। और भोपाल की एफडी को हमने हमेशा सार्वजनिक किया है, जो लियाफी के नाम पे पैसा है। अगर साहस हो तो जो लाइफ फंड का पैसा है फेडरेशन के पास, एक बार उस एफडी को आप सार्वजनिक करवा के बता दीजिए। आज आप प्रेसिडेंट हैं ना, और फाइनेंशियल में से अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है कभी, तो आज 40 लाख रुपए का जो लाइफ फंड है, उसकी एफडी को सारे सोशल मीडिया पे डलवा दीजिए। मैं जानता हूं नहीं कर पाएंगे। झूठ और सच का जीवन बड़ा लंबा होता है, और झूठ का जीवन बड़ा थोड़ा होता है। मेरे बड़े भाई, सच्चाई का साथ दीजिए। पूरी जिंदगी भर आपने हमेशा गलत का साथ दिया है, और इसको बार बार हर उस पे हमने आपसे कहा है। आपको कई बार बुरा भी लगा है, आपने कई बार हंस के टाल भी दिया है, लेकिन अब सच का सामना कर नहीं पाए। आप कहते हैं डीएस शुक्ला के खिलाफ पुलिस केस है, क्यों झूठ बोलते हैं? 499 और 500 धारा, आईपीसी की धारा में कोई एक आध कागज मैंने कभी फेसबुक या सोशल मीडिया पे देखा है, मेरे पास तो कभी आया नहीं किसी माध्यम से। और सोशल मीडिया के किसी भी बात को मैं विश्वसनीय मानता नहीं हूं। यह मानहानि का केस है। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग आईपीसी की धारा 499 और 500 को पढ़ लीजिए। आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपके भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। इन लोगों को एक लंबे समय से इस तरीके का भ्रमित करके लोगों को बेवकूफ बनाने का बड़ा अनुभव है, उसमें मत पड़िए। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2924/2000, प्रेसिडेंट डीएस शुक्ला, रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स के माध्यम से ये केस है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये केस है 457, 467/2018 विशाखापट्टनम कोर्ट में फेडरेशन ने गजपति राव और फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के खिलाफ केस कर रखा है, जिसमें आपने, बड़े भाई श्री रणवीर शर्मा जी, मैं आपको कह रहा हूं, आपने मुझे अध्यक्ष लियाफी 2013-14 से बताया, और उसके पीछे आपकी आप लोगों की एक बड़ी संकीर्ण मानसिकता वाली वो थी, साजिश थी, ताकि मुझे 2013 से 2017 तक मेरा कार्यकाल खत्म हो जाए और आपको चुना हुआ प्रेसिडेंट बना दिया जाए। और आपने यही फाइल किया है रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी को। अगर आप इस पूरे केस में जाएंगे, जो ये केस किया है मैंने, इसी की ना केवल हमको, ना केवल देश के 12 लाख अभिकर्ताओं को, बल्कि एक शासकीय संस्था और वहां के लोगों को भी आप लोगों ने भ्रमित किया, उनसे भी झूठ बोला। और आपने ये बताया कि 2013 से डीएस शुक्ला प्रेसिडेंट हैं।
इसका निर्णय तो कोर्ट करेगा। आने वाले समय में ये पता लग जाएगा। और कोर्ट की ये स्टेटस रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ मित्रों, ये भी बहुत अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि ये लोग ये है कोर्ट का स्टेटस रिपोर्ट, ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसकी जो ये देख लीजिए, और इसकी जो अंतिम तारीख है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोग ये भी देख लें कि अंतिम तारीख कोविड के चलते हुए, ये देखिए, कोविड के चलते हुए कोर्ट ने इसको जुलाई में रखा था, अभी 10 जुलाई को, लेकिन डेट फिर से एक्सटेंड हुई है। ये है इसका कोर्ट का स्टेटस रिपोर्ट है। और आप लोग स्वयं भी विशाखापट्टनम इसको इस साइट को बोलेंगे 7th जज महिला कोर्ट कम 5th एडीजे हैं मैडम, ऑनरेबल कोर्ट जो है उसमें अगर उसकी साइट पे जाएंगे तो आप इसका स्टेटस रिपोर्ट खुद प्रिंट कर सकते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2924/2000, जिसका मैं पहले सिलीगुड़ी में निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष था, अब भोपाल में पुनः मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूँ। 100% आप लोगों के साथ में है और 100% सच्चाई साथ में है आप लोगों के। हम लोगों ने हमेशा अभिकर्ताओं के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, निगम के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, सम्मानी बीमा धारकों की लड़ाई लड़ी है, और उसका